नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और एक नई कहानी में, जो कि हिंदी नेट सेट अध्ययन में हम देख रहे हैं कहानियों की सीरीज, जो कि पंक्ति दर पंक्ति लाइन टू लाइन कहानियाँ पढ़ाई जा रही है, अध्ययन किया जा रहा है। इसी में हम चिप की दावत यह कहानी आज देखने जा रहे हैं। यह कहानी भीष्म साहनी की है। इससे पहले हमने बहुत कुछ कहानियाँ देखी है। इसमें हमने अमृतसर आ गया, धुलाई वाली, ऐसे लगभग एक दो तीन कहानियाँ छोड़कर बाकी सभी कहानियाँ हमने नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम की देखी है। और आज हम चिप की दावत यह कहानी देखने जा रहे हैं। जैसे कि कहानी शुरू करते हैं। आज मिस्टर श्यामनाथ के घर चिप की दावत थी। चिप की दावत यानी एक बड़े गेस्ट आने वाले थे, ये उनको दावत थी। श्यामनाथ और उनकी धर्मपत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत न थी। यानी घर में चीफ आ रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं, बड़े आदमी आ रहे हैं खाने पर, तो कुछ काम काज करने के लिए दोनों पति पत्नी यानी श्यामनाथ और उनकी धर्मपत्नी, इन दोनों को फुर्सत नहीं थी काम से। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए, मुंह पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को मले, और मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीज़ों की फेहरिस्त हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। यानी कि उनकी जो पत्नी है, जो ड्रेस पहन रही है, गाउन पहनकर, जो भी मेकअप का सामान है, पाउडर लगाकर जो भी मेकअप है वह मेकअप कर कर काम कर रही है। और वो श्यामनाथ भी यहाँ वहाँ क्या कमी है, ये कौन सा सामान कम है, कौन सा सामान ज़्यादा है, देख रेख कर रहे हैं। यहाँ इस कमरे से वहाँ, उस कमरे तक, उस कमरे से इस कमरे तक, ऐसे ही वहाँ देख रेख कर रहे हैं। आखिरी 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। यानी राह देखते देखते सब कुछ जो खाने पीने का सामान है वह सब कुछ तैयार हो जाता है, और मेहमान आने का यानी चीफ आने का समय भी नज़दीक आता है। कुर्सियाँ, मेज, तीपाइयाँ, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंच गए। यानी जो भी खाने पीने का, जो भी स्वागत का सामान था, जो भी डाइनिंग टेबल था, जो भी नैपकिन थे, वहाँ सब कुछ मेज पर पहुंचा गया। यानी जहाँ रखना था वहाँ पर रख दिया। ड्रिंक का इंतज़ाम बैठक में कर दिया गया। यानी जो पीने का सामान है, यानी शराब है, वह भी वहाँ रखने, शराब नहीं, पीने का ड्रिंक यानी कोल्ड ड्रिंक भी होती है, वो हम शराब भी नहीं कर सकते, तो जूस भी हो सकता है उसमें। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी श्यामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। माँ का क्या होगा? यानी जो नए मेहमान आने वाले हैं, उनकी नज़र में पुराना सामान न आए, इसके लिए वह जो पुराना सामान है वह अलमारियों के पीछे, दरवाजे के पीछे या अलमारी में यहाँ वहाँ छुपा रहे थे। तभी वो जो श्यामनाथ के मन में एक छोटा सा ख्याल आता है कि माँ का क्या होगा। इस बात की ओर न उनका और न उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। मिस्टर श्यामनाथ श्रीमती की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले, माँ का क्या होगा? यानी जो बड़े चीफ आ रहे हैं उनके सामने बूढ़ी माँ यानी वृद्ध माँ कैसे रहेगी, या कैसे आएगी, या क्या बोलेगी, यह उनके मन में ख्याल आता है। और वह अपनी पत्नी से कहते हैं कि माँ का क्या होगा। श्रीमती काम करते करते ठहर गई और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वही रहे, कल आ जाए। यानी उसकी धर्मपत्नी जो कहती है कि उनके सहेली के पास, जो कि घर के पीछे ही उनका घर है, वहाँ भेज देते हैं और रात भर वहाँ वहीं पर रहेगी और कल सुबह आ जाएगी। श्यामनाथ सिगरेट मुंह से रखे सिड़ुक आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे, फिर सिर हिलाकर बोले, यानी कुछ सोचकर सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो।
यानी जो वहाँ पर जो उसकी सहेली है, उसके सहेली का आना जाना यहाँ फिर से प्रारंभ हो, यह श्यामनाथ नहीं चाहते थे। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। माँ से कहे कि जल्दी खाना खा के शाम को ही अपनी कोठरी में चली जाए। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे आएंगे इससे पहले ही अपने काम से निपट ले। यानी वो श्यामनाथ कह रहा है कि माँ से कहो, माँ से यानी इसकी जो धर्म पत्नी है, श्रीमती है, इसकी सास, वह कह रहा है कि मेहमान आने से पहले जो भी खाना है खा ले, जो भी काम है बाहर का नहीं कर रहे और अपनी कोठरी में या अपने कमरे में जाकर बैठे। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया, मगर फिर सहजा श्रीमती बोल उठी। जो वहाँ सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी तो यानी इनके मन में और एक ख्याल प्रश्न उत्पन्न हुआ। यदि आपका सुझाव सही है, लेकिन वह कमरे में गई और सो गई और सोने के बाद वह खर्राटे लेने लगी तो उसकी आवाज़ तो बाहर आएगी ना। यह इनके मन में प्रश्न उपस्थित हुआ। साथ ही तो बड़ा मदा है जहाँ लोग खाना खाएंगे, यानी जहाँ पर वह वृद्ध महिला सोने वाली है, उसी कमरे के नज़दीक बड़ा मदा है जहाँ पर लोग बैठकर खाना खाने वाले हैं। तो इन्हें कह दे कि अंदर से दरवाज़ा बंद कर ले, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा। यानी जो श्यामनाथ है वह कहते हैं, उन्हें कहे कि वह अंदर से दरवाज़ा बंद करे और मैं बाहर से ताला लगाता हूँ, या माँ को कह देता हूँ कि अंदर जाकर सोए नहीं बैठी रहे और क्या। यानी वह कहता है कि मैं कहूँगा माँ से कि वह अंदर जाकर वैसे ही बैठी रहे, मगर वह सो ना जाए। यदि सो जाएगी तो वह खर्राटे लेगी और उसकी आवाज़ बाहर तक आएगी। और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले। 11 बजे तक तो तुम ड्रिंक ही करते रहते हो। यानी पत्नी कहती है कि खाने का क्या है, डिनर का क्या कुछ पता नहीं। तुम एक बार यदि पीने लगते हो, ड्रिंक करने लगते हो, तो ड्रिंक ही करते रहोगे। 11 बजे क्या, और कुछ समय भी याद नहीं रहेगा। श्यामनाथ कुछ खींच उठे, हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली यह भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद को अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। अभी वह पत्नी को कह रहा है श्यामनाथ, अच्छी खासी वह भाई के पास जा रही थी, तुमने ही कुछ काम सीखने के लिए यहाँ पर उसको रुकाया है। वाह, तुम माँ और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं, तुम जानो और वह जाने। अभी पत्नी कह रही है श्यामनाथ को कि मैं क्या तुम दोनों के बीच में घसीटी जा रही हूँ, तुम जानो और तुम देखो और तुम्हारी माँ देखो। मिस्टर श्यामनाथ चुप रहे। यह मौका बहस का न था, समस्या का हल ढूंढने का था। यानी यह बातचीतों में एक दूसरे से बात कर रहे हैं और बात करते करते उनकी बातें बढ़ती जा रही है। तो यह जो समय है, मेहमान आने वाले हैं, चिप आने वाले हैं, यह समस्या जो है उस वृद्ध महिला को छुपाने की, वह समस्या का हल ढूंढने की बजाय ये बहस में समय बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा उन्हें प्रतीत होता है। उन्होंने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाज़ा बरामदे में खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया है, और उन्हीं कदमों माँ की कोठरी के बाहर जा खड़े हुए। यानी वो श्यामनाथ कहता है, जहाँ बरामदा था उसी बरामदे में जो माँ के कमरे का दरवाज़ा खुलता था, और वह उस तरफ देखकर कहता है श्यामनाथ कि मैंने सोच लिया है। इतना कहकर वह उस कमरे के दरवाजे के पास जाकर खड़े होता है। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी दुपट्टे में मुंह सिर लपेट माला जप रही थी। श्यामनाथ दरवाजे के बाहर जाकर अंदर देखते हैं तो माँ एक दीवार के पास चौके पर बैठकर दुपट्टे से मुंह ढककर मालाएं जप रही थी। सुबह से तैयारी होती देखते हुए माँ का भी दिल धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर पर आ रहा है, सारा काम सुविधे से चल जाए। यानी वह माँ भी सोच रही है कि बेटा जहाँ पर नौकरी करता है, जिस दफ्तर में वह नौकरी पर है, वहाँ का बड़ा साहब जो है वह खाना खाने के लिए आला है, और सभी काम जो है वह सुमंगल हो, अच्छा हो, ऐसा माँ चाहती थी। माँ, आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे।
तो वह श्यामनाथ जो है वह उसकी माँ को कहता है कि माँ, आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान अभी 7:30 बजे तक आ ही जाएंगे। माँ ने धीरे से मुंह पर से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना है। बेटा, तुम जो माँ जानते हो, मांस मछली बने तो मैं कुछ नहीं खाती। यानी मेहमान आने आने वाले हैं, इसके लिए मेहमानों को अच्छा सा कुछ वेज नॉन वेज बनाया है। तो माँ कहती है कि तुम तो जानते हो कि मैं तो वह मांस मछली कुछ नहीं खाती हूँ, मैं तो शाकाहारी हूँ, ऐसा कह रही है। जैसे भी हो, अपने काम से जल्दी निपट लेना। अच्छा बेटा। तो वह कहता है, जो भी हो, खाना खा या मत खा, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा वह नहीं कह रही, लेकिन इससे भाव यही प्रकट होता है कि वह कहता है, कुछ भी हो, लेकिन तुम जो भी काम है वह जल्दी से निपट लेना या जल्दी से कर लेना। माँ कहती है, अच्छा बेटा। और माँ, हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तुम यहाँ बरामदे में बैठना। फिर जब हम यहाँ आ जाए तो तुम गुसल खाने के रास्ते बैठक में चली जाना। यानी वह कहता है कि हम पहले बैठक में बैठेंगे, तब तुम बरामदे में जाना, यानी बाहर आंगन की तरफ जाना। और जब हम आंगन में या बरामदे में आएंगे तब तुम गुसल खाने के ओर से बैठक में चली जाना। माँ आवाक बेटे का चेहरा देखने लगी, फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा। अभी बेटा जो कह रहा है वह गौर से सुनती है और कहती है कि ठीक है। और माँ, आज जल्दी सो नहीं जाना, तुम्हारे खर्राटे आवाज़ दूर तक जाती है। और माँ को कहता है वह श्यामनाथ कि तुम जल्दी मत सो जाना, क्योंकि तुम सो जाओगी तो तुम्हारे जो खर्राटे हैं उसकी आवाज़ दूर दूर तक जाती है, और मेहमान तो इधर ही बरामदे में बैठने वाले हैं। माँ लज्जित सी आवाज़ में बोली, क्या करूँ बेटा, मेरे बस की बात नहीं है। जब से बीमारी से उठी हूँ, नाक से सांस नहीं ले सकती। यानी माँ कहती है कि लज्जित होकर, खुद को एक लज्जित महसूस करते हुए बोलती है कि क्या करूँ बेटा, जब से मैं बीमारी से ठीक होकर उठी हूँ, तब से नाक से सांस लेने में दिक्कत है। मिस्टर श्यामनाथ ने इंतज़ाम तो कर लिया, फिर भी उनकी उधेड़ बून खत्म नहीं हुई। जो चिप अचानक उधर आ निकला तो। यानी श्यामनाथ ने जो भी समस्या थी उसका हाल ढूंढ रहे थे, और ढूंढते ढूंढते उनकी जो समस्या सुलझी नहीं थी, तो तभी अचानक चिप उधर से आ निकला तो ऐसा उसके मन में प्रश्न निर्माण होता है। 8-10 मेहमान होंगे, देसी अफसर, उनकी स्त्रियां होगी, कोई भी घुसल खाने की तरफ जा सकता है। क्षोभ और क्रोध में वह झुंझलाने लगे। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ माँ, इस पर ज़रा बैठो तुम। यानी वह कहते हैं कि घुसल खाने में, यानी जो साहब आने वाले उसके साथ अन्य भी लोग होंगे, उसकी स्त्रियाँ भी होगी, या कुछ भी मेहमान होंगे। हम यदि बैठक में बैठते हैं और माँ बरामदे में खड़ी हो जाती है, तो न जाने कोई किसी की नज़र वहाँ पर जाए, तो ऐसा सोचता है, और वहाँ सोचते सोचते एक कुर्सी लेता है और उस पर कहता है कि आओ तुम यहाँ पर बैठ जाओ। माँ माला संभालती, पल्ला ठीक करती उठी और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गई। तो माँ वह माला जो जप रही थी वहाँ जपते जपते उठती है और धीरे से जाकर उस कुर्सी पर जाकर बैठ जाती है। यूँ नहीं, माँ टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, यह खाट नहीं है। यानी वह माँ से कह रहा है कि टांगे ऊपर उठाकर नहीं बैठिए, नीचे छोड़कर बैठ जाओ। माँ ने टांगे नीचे उतार ली, तो वह नीचे उतार कर टांगे बैठती है। और खुदा के वास्ते नंगे पाँव नहीं घूमना, न ही वह खटाऊ पहन कर सामने आना। किसी दिन तुम्हारी यह खटाऊ उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। यानी वह कहता है कि नंगे पाँव, यानी पाँव में कुछ पहनकर घूमना चाहिए, और जो खटाऊ यानी जो पुरानी चप्पल है वह भी मत पहनिए। वह यदि पहनकर तुम मेरे सामने आओगी तो मैं वहाँ फेंक दूंगा। माँ चुप रही, कुछ न बोली। अभी बेचारी सुन ही सकेगी, कुछ बोल तो नहीं सकती है। बोल सकती है लेकिन स्थिति को देखकर बोल भी नहीं सकती। कपड़े कौन से पहनोगी माँ? यानी वह कहता है कि कपड़े तुम कौन से पहनोगी? जो है वही पहनूंगी बेटा, जो कहो पहन लूँ।
यानी वह कहती है कि जो है वही पहन लूँगी, तो वह कहता है नहीं, मैं जो पहनने को कहता हूँ वह पहन लो। मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे फिर अधखुली आंखों से माँ की ओर देखने लगे और माँ के कपड़ों की सोचने लगे। श्यामनाथ हर बार में तरजीब तरतीब चाहते थे, यानी वह माँ के कपड़ों को सोचने लगे। अभी वह माँ को कुछ अच्छा सा ड्रेस पहनाना चाहते थे या पहने तो सोचने लगे। घर का सब संचालन उसने अपने हाथ में था, यानी उसके घर का जो संचालन था, कौन सा सामान कहाँ पर कैसा, जो भी नियोजन था वह उसके हाथ में था। खूटियाँ कमरों में कहाँ लगाई जाए, बिस्तर कहाँ पर बिछे, किस रंग के पर्दे लगाए जाए, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, मेज किस साइज की हो। श्यामनाथ को चिंता थी कि अगर चिप का साक्षात माँ से हो गया तो। यानी सब कुछ उसके नियोजन के अनुसार था, सब कुछ सामान जैसा चाहिए तो उस प्रकार सज्जा साज सज्जा जो घर की है वह हो गई थी। लेकिन उसके मन में यदि एक प्रश्न आता है, माँ यदि चिप के सामने आती है और माँ चिप की नज़र यदि माँ पर पड़ जाए तो क्या होगा, तो कहीं लज्जित नहीं होना पड़े। यानी वह सोचता है कि कहीं हमें लज्जित न होना पड़े कि चिप और माँ का साक्षात्कार हो जाए, तो मुझे लज्जित न होना पड़े। माँ को सिर से पांव तक देखते हुए बोले, तुम सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहन लो माँ, पहन के आओ तो ज़रा देखो। यानी वह कहता है तुम सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहन लो, तो तुम पहन कर देखो, पहन कर आओ तो मैं देखता हूँ। माँ धीरे से उठी और अपनी कोठरी में कपड़े पहनने लगी, चली गई। यानी माँ उठकर कपड़े पहनने जाती है। यह माँ का झमेला ही रहेगा। उन्होंने फिर अंग्रेजी में अपनी स्त्री से कहा, कोई ढंग की बात हो तो भी कोई कहे, अगर कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो गई, चिप को बुरा लगा तो सारा मज़ा जाता रहेगा। यानी वह कहते हैं कि सब कुछ ढंग से होना चाहिए, कोई बात थोड़ी सी भी बिगड़ गई तो चिप के सामने सब कुछ ये मिट्टी में मिल जाएगा, ऐसा वह कहते हैं। माँ सफ़ेद कमीज़ और सफ़ेद सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद सफ़ेद कपड़ों में लिपटा, छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर के आधे झड़े हुए बाल पल्ले की ओट में छिप पाए थे। पहले से कुछ ही कम कुरूप नज़र आ रही थी। यानी जो सफ़ेद कमीज़ और सफ़ेद सलवार पहनने के बाद छोटा सा कद, बूढ़ा कद, वृद्ध हुआ है और वह थोड़ा पहले से कुछ देखने में अच्छा लग रहा था। चलो ठीक है, कोई चूड़िया बुड़िया हो तो वह भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं। अभी वह माँ से कह रहा है श्यामनाथ कि कोई चूड़िया कंगन है तो वह पहन लो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। चूड़िया कहाँ से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए हैं। यानी वह माँ से कह रहा है कि चूड़िया जो भी है वह पहनो, तो माँ कहती है चूड़िया कहाँ से लाऊं, जो भी जेवर थे वह तो मैंने बिक दिए हैं तुम्हारी पढ़ाई के लिए। यह वाक्य श्यामनाथ को तीर की तरह लगा। तिनक कर बोले, यह कौन सा राग छेड़ दिया माँ। यानी ऐसा कहने के बाद उनके तेवर चढ़ जाते हैं और वह कहते हैं कि यह कौन सा राग, यानी कौन सा तीर तुमने चला दिया है, सीधा कह दो नहीं है जेवर बस। वह कहती है तुम्हारे पास जेवर नहीं तो सीधा कह दो जेवर नहीं है, मगर ऐसा मत कहो कि मैंने तुम्हारी पढ़ाई के लिए बेच दी है। इससे पढ़ाई वढ़ाई का क्या 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 ताल्लुक है, जो जेवर बिका तो कुछ बनकर ही आया हो, नीरा लड़ूरा तो नहीं लौट आया, जितना दिया था उससे दुगुना ले आया। यानी वह पढ़ाई करके आया है, बड़ा साहब बनकर आया है, वह कहता है जितना खर्चा हुआ है उससे तो कहीं मैं ज़्यादा ही ले आया। मेरी जीभ चल जाए बेटा, मुझ तुमसे जेवर लूँगी, मेरे मुंह से यूं ही निकल गया, जो होते तो लाख बार पहनती। यानी वह कहती है कि बोलते बोलते मेरे मुंह से तो यूं ही शब्द निकल गए कि जो भी जेवर थे मैंने पढ़ाई के लिए बेच दिए तुम्हारे, और होती तो पहन लेती, ऐसा वह कहती है। 5:30 बज चुके थे। अभी मिस्टर श्यामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। यानी वह माँ की समस्या सुलझाने में खुद तैयार होना ही भूल गए थे और 5:30 बजे
5:30 बज चुके थे, वह भी तैयार होना चाहते थे। श्रीमती कब की अपने कमरे में जा चुकी थी। शामनाथ जाते हुए एक बार फिर माँ को हिदायत करते गए, माँ रोज की तरह गुमसुम बन के नहीं बैठी रहना। अगर साहब इधर आ निकले और कोई बात पूछे तो ठीक तरह से बात का जवाब देना। वह कहता है कि माँ, हर रोज की तरह गुमसुम एक जगह पर मत तुम बैठना। यदि साहब तुमसे कुछ पूछे तो एक ठीक ढंग से जवाब देना। मैं न पढ़ी न लिखी बेटा, मैं क्या बात करूँगी। तुम कह देना माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं, वह नहीं पूछेगा। तो वह माँ कहती है कि तुम कह देना कि मेरी माँ अनपढ़ है, कुछ समझती नहीं, बोलना जानती नहीं, ऐसा वह, तो वह कुछ नहीं पूछेगा, ऐसा वह बताती है। 7:30 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर चिप सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो वह क्या जवाब देगी। अभी वह बैठे बैठे जो वृद्ध महिला है वह भी सोच रही है कि यदि सांप धक से मेरे सामने आ गया और उसने मुझसे कुछ पूछा तो मैं उनका क्या जवाब दूँ। ऐसे अभी इसके भी मन में एक समस्या उत्पन्न हो रही है। कहीं ना कहीं इस कहानी में वृद्ध विमर्श जो है वह भी झलकता हुआ नजर आ रहा है। अंग्रेज को तो दूर से ही देखकर घबरा उठती थी, यह तो अमेरिकी है, न मालूम क्या पूछे। यानी वह कहती है कि अंग्रेज़ों से तो मैं पहले से ही डरती हूँ और ये तो अमेरिकन है, क्या पूछेगा नहीं मालूम। मैं क्या कहूँगी। माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाए, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर से टांगे लटकाए वहीं बैठी रही। यानी वह चाहती थी कि वह उसके सहेली के पास जाए, मगर बेटा चाहता है कि वह सहेली के पास भी न जाए, तो उसी पर कुर्सी पर बैठी रही। एक एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। शामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी। वार्तालाप उसी रो में बह रहा था जिस रो में गिलास भरे जा रहे थे। यानी अब पार्टी शुरू हो चुकी है, सब कुछ एक नियोजित ढंग से चल रहा है। सभी जो शराब है पीने की, वह सब कुछ एक ठीक ढंग से नियोजित तरीके से चल रहा है। कहीं कोई रुकावट न थी, कोई अड़चन न थी। सांप को विस्की पसंद आई थी, यानी कहीं कोई रुकावट नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी, सब कुछ ठीक से था। तो सांप को पीने में विस्की पसंद आई थी। मेम साहब को पर्दे पसंद आए थे, सोफा कवर का डिज़ाइन पसंद आया था, कमरे की सजावट पसंद आई थी। यानी उनके साथ जो मेम साहब आई थी, उन्हें जो खिड़कियों पर लगे हुए पर्दे थे डिज़ाइन के, वह पसंद आया था, सोफ़ा पसंद आया था, और कमरे की सजावट वह मेम साहब को पसंद आई थी। और साहब को तो विस्की पसंद आई थी पीने के लिए। मेरे ख्याल से विस्की यह शराब का नाम है। इससे बढ़कर क्या चाहिए। सांप तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियाँ कहने लग गए थे। यानी सांप तो वह विस्की पीते पीते ही वह चुटकुले और कहानियाँ सुनाने लगे थे। यानी वह उस नशे में लुप्त हो रहे थे। दफ्तर में जितना रोब रखते थे, यहाँ पर उतने ही दोस्त परवहर हो रहे थे। और उनकी स्त्री काला गाउन पहने, गले में सफ़ेद मोतियों का हार, सेट और पाउडर की महक से ओत प्रोत कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी। यानी साहब जो है वहाँ ऑफिस में, जो कामकाज का ऑफिस है, स्थान है, वहाँ पर एक अलग रवैया रखते थे, मगर यहाँ तो एक दोस्त की तरह झुल मिल कर बातें कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उनकी जो स्त्री यानी उनकी जो पत्नी थी, वह काला गाउन पहने मेकअप करके एक कमरे में जो भी हमारी भारतीय स्त्रियाँ हैं उनसे बात करने में मग्न हो गई थी। बात बात पर हंसती, बात बात पर सिर हिलाती, और शामनाथ की स्त्री से तो ऐसे बात कर रही थी जैसे उनकी पुरानी सहेली हो। यानी वह बात बात पर हाँ ऐसे सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रही थी, और वह शामनाथ की पत्नी को ऐसे बात कर रही थी जैसे वह एक दूसरे को पहले से जानती है, एक अच्छी सहेली की तरह वह बात कर रही थी। और इसी रो में पीते पीते पिलाते 10:30 बज गए। वक्त गुजरते पता ही नहीं चला। यानी वह पीते पीते गपशप करते करते 10:30 बज गए थे, और समय इतना बीत चुका
कि उन्हें पता ही नहीं चला। आखिर सब लोग अपने अपने गिलासों में से आखिरी घूंट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले। आगे आगे शामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे चिप और दूसरे मेहमान। यानी वह खाना खाने के लिए निकली, उसका पीना पिलाना यह खत्म हो चुका था। शामनाथ वहाँ खाने का जो टेबल है वहाँ पर सभी को रास्ता दिखाते हुए जा रहे थे। आगे चिप थे और अन्य मेहमान थे और शामनाथ आगे था। बरामदे में पहुँचते ही शामनाथ सहसा ठिठक गए। दो दृश्य उन्होंने देखा। यानी शामनाथ जो था वहाँ बरामदे में आते आते आकर रुक गए और वह उनके सामने दो दृश्य जो थे वह दृश्य देखे। उसने उनकी उनकी टांगे लड़खड़ा गई और क्षण भर में सारा नशा हिरन होने लगा। यानी जो सामने का जो दृश्य है, यह दृश्य देखकर वह लड़खड़ा गए और जो भी नशा किया था वह नशा उतर गया। बरामदे में ऐन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर जो कि त्यों बैठी थी, मगर दोनों पांव कुर्सी की सीट पर रखे हुए थे। अभी यहाँ पर इन्होंने कहा था कि तुम कुर्सी पर यदि माँ को कहा था कुर्सी पर बैठते समय पाँव तुम नीचे छोड़ना, मगर वह बड़ा